उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, अग्रज और साथी, आप सबको मेरा नमस्कार। कविता पर बात करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर आपकी उम्र कम हो और जिसकी कविता की बात पर बात करनी है उसकी उम्र आपसे ज्यादा हो तो ये काम और मुश्किल हो जाता है। कविता की उम्र भी ज्यादा। मेरी जितनी उम्र है उसके पहले से कुमार मुकुल कविताएं लिख रहे हैं। फिर हमारी जो हिंदी की दुनिया है कविता की, एक अद्भुत दुनिया है। कई तरह से कविताएं लिखी जा रही हैं और कई स्टाइल्स में, कई फॉर्म्स में कविताएं लिखी जा रही हैं। कविताओं की कई सारी परिभाषाएं घूम रही हैं और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हिंदी समाज की जो बहुसंख्या है उसको कविताओं को पढ़ना कैसे है इसका ज्ञान नहीं है। और लेकिन लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद, चूंकि किताब की प्रस्तावना मैंने लिखी है और कुछ चीजों पर मैंने उस प्रस्तावना में बात की है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अधिकार मुझे हो जाता है कि मैं कुमार मुकुल की कविताओं पर बात करूं। एक वजह तो यह है। दूसरी वजह यह है कि कुमार मुकुल हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। तो वो क्यों महत्वपूर्ण है इस पर मैं आगे बात करूंगा। वो मेरे प्रिय कवि भी हैं, ये भी एक वजह बनती है। और फिर ये बात भी है कि हर व्यक्ति जो कविता लिखता है जरूरी नहीं कि वो कवि हो। तो इस एक अद्भुत विचित्र भूमिका के बाद किसी किताब पर बात करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं यहाँ से शुरू करूं कि अभी के समय में जो समझदार होगा वो कभी नहीं होगा। तो इस नाते कुमार मुकुल थोड़े कम समझदार हैं। और ये समझदारी क्यों नहीं है और इस समझदारी के न होने की वजह से उनकी कविता को क्या क्या चीजें हासिल होती हैं, इसकी बात मैं मुख्य रूप से करूंगा। अभी जो कविता वो सुना रहे थे उस तरह की कविता लिखना समझदारी नहीं है। पहली बात तो ये है। जिस तरह से वो दूसरे कवियों की कविताओं पर, दूसरे लेखकों के लेखों पर बात करते हैं, वो अपनी कविता के लिए हानिकारक है। ये भी समझदारी नहीं है। तो ये खतरा भी वो उठाते हैं। मैंने प्रस्तावना में लिखा है कि कुमार मुकुल स्पष्ट विचारधारा के कवि हैं और जिस तरह एक निर्गुणिया शिल्पी धीरे धीरे अपनी कविताओं पर, अपने शिल्प पर काम कर रहा होता है, उस तरह कुमार मुकुल अपनी कविताओं पर काम कर रहे होते हैं। और बहुत सारी सुविधाएं लेते हैं अभी हमारे साहित्यिक समाज में लोग। इतनी सारी सहूलियतें हैं, नेटवर्किंग है, फेसबुक है, ट्विटर है, फेसबुक का इनबॉक्स है, कई तरह की सहूलियतें हैं और कई तरह की सुविधाएं हैं। साहित्यिक समाज में आप जहां भी जाइए, जिस धड़े में जाइए, यहाँ दाहिने बाएं का प्रश्न नहीं है, आप जहां चले जाइए, हर धड़ा बहुसंख्या में पूंजी की तरफ और बाजार की तरफ झुकता है। बड़ा से बड़ा कवि आपको मिलेगा वो प्रचारक बना हुआ है। मैं एक किस्सा बताता हूँ और ये मतलब हिंदी से थोड़ी बाहर की बात है लेकिन हिंदी से बहुत अलग नहीं है। अंग्रेजी के एक लेखक हैं जिन्होंने पटना के ऊपर एक किताब लिखी है। उस किताब के शीर्षक में चूहों का जिक्र आता है। मैटर ऑफ रैट्स नाम है उस किताब का। तो किताब में क्या है नहीं है वो विषयांतर होगा। उनसे दिल्ली में भेंट हुई मेरी एक कार्यक्रम में और मैंने उनसे पूछा, पटना में उसके पहले उसका रिलीज हुआ था, तो उनसे मैंने दिल्ली में पूछा कि पटना में आपका कार्यक्रम कैसा रहा। उन्होंने कहा बहुत खराब। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 कॉपियां बिकी। तो ये हिंदी जो है वो इससे प्रभावित ही समाज है और थोड़ा मठोन्मुखी भी है। ऐसे में मुकुल जी का होना बहुत एक मेरे जैसे आदमी के लिए, कम से कम एक छोटे कवि के लिए बहुत इत्मीनान की बात है। एक आदमी जो सोचता है, जिस तरह सोचता है उस तरह कह देता है, ये वो समझदारी नहीं दिखाता वहां, ये बड़ी बात है। जो पहली चीज मुझे मुकुल जी की कविताओं की तरफ ले जाती है वो यही है। ये विनम्र ठिठाई है, ये कोई किसी तरह का दंभ नहीं है। और यही विनम्र ठिठाई बार बार जगह जगह उनकी कविताओं में दिखती है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा जहां ये विनम्र ठिठाई दिखाई देती है। जो विनम्र ठिठाई से जुड़ा हुआ जो दूसरा पक्ष है कविताओं का, वो है कि उनकी कविताओं में एक आला ठसक है। अभी जो कविता आप सुन रहे थे उसमें भी वो ठसक दिखाई देती है। आप होंगे कोई
बादशाह होंगे, कोई मंत्री होंगे, कोई नेता होंगे, लेकिन मैं आपका नाम लेकर आपकी आलोचना करूंगा, सीधे सीधे आपकी बात करूंगा। ये एक तो ये हिम्मत कम लोगों में है अभी के समय में, कवियों में तो खैर बहुत ही कम है, हिंदी के कवियों में और कम है। उसके बाद उस पर कायम रहने का जो एक जज्बा है वो मुकुल जी बार बार दिखाते हैं। और मैं कविताओं से उदाहरण दूंगा, अभी तो मैं सिर्फ मुकुल जी की बात कर रहा हूँ। इनकी कविता में जो आने वाले पात्र हैं, मैं फिर बाजार की तरफ लौटता हूँ और हिंदी समाज जो जिस तरह से, जिस आकांक्षा से बाजार की तरफ देखता है, उसकी तरफ मैं लौटता हूँ। इन कविताओं में जो क्षणिक स्वार्थ है, मेरी 20 कॉपियां बिक जाएं, मेरी 50 कॉपियां बिक जाएं, ये जो क्षणिक स्वार्थ है, या मुझे फला जगह जाने वाली ट्रेन का एक टिकट मिल जाए, कोई आयोजक मुझे वहां बुला ले, कोई किसी मठाधीश का फोन आ जाए जो कुछ चमत्कार कर दे, मेरे ऊपर एक कार्यक्रम रखवा दे, इस तरह की चीजें प्रकाशकों से लेके मठाधीशों तक उनके पास फोन कॉल्स जाते रहते हैं। मैं कुछ मेरे मित्र हैं जो प्रकाशन में हैं, उनके फोन अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन फोन कॉल्स, वो जो क्षणिक स्वार्थ है, उसमें जो निहित अश्लीलता है, कुमार मुकुल का कवि लगातार उसकी आलोचना करता है, बार बार उसकी आलोचना करता है, बार बार उसको उजागर करता है और ये कहता है कि देखो तुम अश्लील हो, मैं जानता हूं तुम अश्लील हो और मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करूंगा। ये सीधे सीधे कुमार मुकुल का कवि जो है वो कहता है। इन कविताओं में संघर्षरत आम लोग हैं। ये कोई बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये बार बार कविताओं को पढ़ते हुए लगेगा। एक तरह की बेचैनी है जो पहली कविता है संग्रह की, उस पहली कविता से यह बेचैनी दिखाई देती है। जो पहली कविता है उसका शीर्षक है शूटर बुचर। मैं शुरू की कुछ पंक्तियां इस कविता में से पढ़ता हूं। खुद को एक योद्धा समझते हो तुम और रेत भरी बोरी पर मुक्के मारते हो और सोचते हो कि कैसे बहादुर और फुर्तीले और जाबाज हो। प्रतिरोध की जो क्रेडिबिलिटी है, उसका जो जायज होना है, वो कितना जायज होना है। जिस तरह की संरचना में हम सारे लोग फंसे हुए हैं, वहां प्रतिरोध के क्या अर्थ हैं, उसकी क्या सीमा है, इससे बेहतर शायद ही किसी तरह से ये बताया जा सके। हम लोग जो अपने अपने जीवन में जहां भी लड़ रहे हैं, अगर ये सोच भी रहे हैं कि हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, तो क्या वो प्रतिरोध है? क्या उससे किसी तरह का स्थूल परिवर्तन होगा, कोई मटेरियल चेंज आएगा? ये प्रश्न हम लोग नहीं पूछते हैं। तो कमोबेश प्रतिरोध के नाम पर एक तरह की शैडो बॉक्सिंग चल रही है और इस शैडो बॉक्सिंग का अप्रिसिएशन हम लोग खुद ही अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेते हैं, खुद ही इस शैडो बॉक्सिंग में फंसे रहते हैं। इसकी ओर देखना, मुझे नहीं लगता कि हिंदी की मुख्य धारा में कई सारी कविताएं ऐसी मिलेंगी जहां इस शैडो बॉक्सिंग का जिक्र है। हिंदी का कवि तो अभी भी 1990 के दशक के रोमान में जी रहा है। हिंदी समाज की बहुसंख्या भी अभी 1990 के रोमान में जी रही है। ऐसे में कुमार मुकुल के संग्रह की शुरुआत ही उस शैडो फाइटिंग की तरफ, उस शैडो बॉक्सिंग की तरफ इशारा करके होती है। ये बहुत 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 बड़ी बात है और ये बेचैन भी करता है। सुशील मानव ने इस संग्रह की भूमिका लिखी है और उन्होंने, और आलोक धनवा ने इस किताब के पीछे के कवर पर आलोक धनवा की एक टिप्पणी है जिसमें वो एक जगह कहते हैं, असद जैदी मुझे सौंदर्यवादी कहते थे। तो कुमार मुकुल सौंदर्यवादी है, लेकिन ये सौंदर्य कैसा है, ये एस्थेटिक क्या है, इसका उत्तर भूमिका में सुशील मानव देते हैं। सुशील मानव कहते हैं कि कुमार मुकुल के लिए सौंदर्य जो है वो श्रम प्रक्रिया का ही प्रतिफलन है। वो ये बात कहते हैं। अब ये श्रम प्रक्रिया क्या है और ये श्रम करने वाले लोग कौन से हैं, इसको जानना बहुत 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 रोचक है। जब पहली बार किताब मुझे मिली, किताब छपने के पहले मैंने किताब की कविताएं देखी थी, तो जब पहली बार लिखी वो किताब मिली तो किताब में घुसने का जरिया यही श्रम करते हुए लोग बने। ये कौन से लोग हैं जो श्रम कर रहे हैं और ये कैसे कुमार मुकुल के कवित्व में जो कला और यथार्थ के बीच का द्वंद्व है, इसको कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये एक प्रश्न बार बार मेरे सामने आता था।
घुसना ऐसे ही हुआ इस किताब में। पृष्ठ संख्या 25 पर ये खुलकर सामने आता है। ये कविता है दाएं हाथ का दर्द और रोटी बनाने की कला। इसमें कुमार मुकुल एक जगह कुछ पंक्तियां लिखते हैं जो मैं पढ़ देता हूं। रोटियां बनाता हूं मैं, प्रिय कवि ऋतुराज माफ करें, अपनी रोटियों को कला नहीं घोषित करना मुझे, कि भूख में भरपूर स्वाद के साथ उनका मौजूद रहना ही काफी है मेरे लिए। ये कुमार मुकुल का एस्थेटिक्स है जो बिल्कुल दैहिक है। इसी कविता में नीचे वो कहते हैं, इतना ही जाना है माँ ने, उम्र भर देह का ध्यान रखना, पिता की देह का ध्यान रखा अब तक, अब वह बेटे की देह का ध्यान रखना चाहती है। देह वो है जो स्थूल में उपस्थित है, देह वह है जिससे श्रम है, देह वह है जिससे आपका होना तय होता है। हिंदी की जो मुख्य धारा की कविता है वह शायद देह को इस तरह से नहीं पकड़ पाती है। अभी जो समकालीन कविता लिखी जा रही है, जो युवा कविता लिख रहे हैं, मुझको लगता है कि युवा कविता को कुमार मुकुल से ये सीखना होगा। और इससे जुड़ा फिर प्रश्न आएगा कि कुमार मुकुल की परंपरा की खोज कैसे होगी, कुमार मुकुल को कहाँ ले जाना होगा और उनको किन कवियों के साथ जोड़ना होगा। आलोक जी यहाँ हैं, और जो दूसरा कवि जिससे मैं कुमार मुकुल को बार बार समझने की कोशिश करता हूँ वो कवि हैं राजकमल चौधरी, जो मुझे भी काफी पसंद है और कुमार मुकुल को भी काफी पसंद है। और एक समानता शायद इस तरह भी है कि हम दोनों का, मेरा और कुमार मुकुल का, उन कवियों से खासा लगाव रहा है जिसको हिंदी कविता की आलोचना लगातार दरकिनार करना चाहती है। ये हिंदी समाज का इतिहास है कि आपके जो बेहतर कवि होते हैं उनको अकवि खुद को केंद्र में लाने के लिए अराजक कहकर खारिज कर देते हैं। किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि हिंदी समाज की संस्कृति जो है वो क्लब हाउस की संस्कृति है। हिंदी समाज दरअसल एक बहुत बड़ा क्लब है, तो जो क्लब के भीतर जो राजनीति होती है वो राजनीति हिंदी समाज में रहती है। लेकिन किताब में भी और ऐसे भी कुमार मुकुल बार बार इस दरकिनार कर दिए गए कथात्मक की तरफ, नैरेटिव की तरफ बार बार लौटते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कविता है जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत कम हुआ है कि समकालीन हिंदी कविता में किसी कवि की किसी कविता ने इतना प्रभावित किया हो कि उस कविता की पंक्तियों पर मैंने कविता लिखी हो। एक बात मेरे गुरु सिखाते हैं कि समकालीनों को नहीं पढ़ना चाहिए, आपको हमेशा क्लासिक्स को पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कविता जो है वो बेहद बेहद ज्यादा प्रभाव डालती है। इस कदर प्रभाव डालती है कि शैली की एक कविता की याद दिला जाती है, क्योंकि उस कविता में आजादी की बात है। ये कविता है वैन गॉग की उर्सुला। इसकी जो शुरुआती पंक्तियां हैं खुद ही बताती हैं कि कैसे संरचना को तोड़ना है और अपने में क्रांतिकारी है। उर्सुला जो है वो पूछ रही है, क्या हर प्यार करने वाले से शादी करनी होगी मुझे? पूछती है उर्सुला और भाग खड़ी होती है। ये भाग जाना हिंदी में कई तरह से स्थापित हुआ है और यहाँ भी ये भाग जाना बहुत 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 क्रांतिकारी है। ये जो ख्वाहिश पैदा करता है, ये ख्वाहिश शैली की उस कविता की याद दिलाती है। शैली एक जगह ओड टू द वेस्ट विंड में लिखते हैं, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। ये उठना उस तरह का उठना है। इसी कविता का जो तीसरा स्टैंजा है, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ लेकिन ये चीजें हैं जो रेखांकित की जानी चाहिए क्योंकि ये अनोखी चीजें हैं। गुलाम हो चुकी भाषा के व्याकरण को अपनी बेहिसाब जिरहों से लाजवाब करता, मिट्टी की परतें तोड़ फेंकता अंकुर आजाद की खप्त ख्याली के, टकटकी बांधता, खिलखिलाता, भागता, बदहवास बिखरती लटें सवारता, चुंबनों से दुपट्टों से पसीना पोंछता, आता है प्यार। ये कुमार मुकुल के हस्ताक्षर हैं हिंदी कविता का जो समग्र है उसमें। हिंदी कविता का एक और गुण है जो समकालीन हिंदी कविता का, वो ये है कि वह कथात्मक है, लेकिन इस कथात्मकता के बावजूद उसके जो प्राण है वो लय में है। इसी संग्रह में एक और कविता है, मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। इसी संग्रह में एक और कविता है जिसका नाम है अनुपमा, जो सबको पढ़नी चाहिए। वो कविता, उसमें एक ऐसी जीवंत लय है जो अद्भुत है, जिसको साधने के लिए
कवि का काबिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत आसानी से अपनी लय छोड़कर कहीं और जा सकती है। कुमार मुकुल कविता से चाहते क्या है, ये आखिरी बात है जो मैं कह रहा हूं। कुमार मुकुल कविता से चाहते क्या है, ये पेज नंबर 121 पर जाहिर होता है। वो कहते हैं वहां, हमें युवक तो चाहिए, प्रतिभा, ख्वाब और दुस्साहस से भरे, मजबूत पुट्ठों वाले बिगड़ैल घोड़ों की तरह, जिस पर वहशी जमाना जीन कसना चाहे तो बार बार धूल चाटनी पड़े उसको, और खुमार उतर जाने पर सधे तो ऐसा कि ले उड़े उनकी सरहदों के भी पार। यहाँ कोई बेलौस रोमांटिसिज्म नहीं है, यहाँ कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है, किसी तरह की विशफुल थिंकिंग नहीं है जैसा कि 90 और 90 के बाद की हिंदी कविता में है। क्योंकि रोमान जो है वो कुमार मुकुल का व्यक्तित्व नहीं है, उनका व्यक्तित्व व्यवहारिकता है। एक बार मैं और वो और यादवेंद्र जी भी, हम लोग नदी के उस पार गए थे और मेरे और कुमार मुकुल की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि आपको पीठ पर उठाकर मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। उन्होंने ये कहा और मैंने इसका यकीन किया। तो ये कविता ऐसी है, इनकी कविताएं ऐसी हैं, इस संग्रह में कविताएं ऐसी हैं जो आपको पीठ पर उठाकर 2 किलोमीटर भागेंगे, और अगर आप इन कविताओं की बात नहीं सुनेंगे तो कहीं आपको पटक भी देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अंकित, बहुत जरूरी टिप्पणी और